Okay, guys. Uh, now you can continue. जो मैं बता रहा था कि डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 or more जजेस. तो so far as the judgment passed by a civil judge court or the court of lower jurisdiction, civil judge class 1, civil judge class 2, तो वहाँ पे जो अपील है, कोई अपील दो या अधिक न्यायाधीशों का, मतलब मिनिमम 2 तो रिक्वायर्ड हैं इसमें सेक्शन 98 में, 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा, मतलब 3 जजों की बेंच है, दैट इज़ कॉल्ड फुल बेंच इन हाई कोर्ट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी हम इसी को कहते हैं. और अगर इसमें कोई वो आता है, डिसेंटिंग व्यू आते हैं या कुछ आता है, तो वो 2-1 से बहुमत से पास होगा, या फिर वो 3-0 से यूनानिमसली पास्ड होगा. लेकिन एक जज अगर डिसेंटिंग है तो 2 जजों का, मतलब जो बहुमत का जो वो है, मेजॉरिटी का जो ऑर्डर है, इट विल प्रिवेल. सो ये 98 के बारे में है कि जहाँ कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों के द्वारा न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है. अगेन आई विल रिमाइंड यू, इट इज़ नॉट डबल बेंच, इट इज़ कॉल्ड डिवीज़न बेंच. Division bench, so that the judgment can be divided, can be divisive, can make a division. So it is not double bench, it is a division bench. So all the members of legal fraternity knows it, that whenever the DV word is used, it means division bench, not double bench. पर वो पत्रकार हमारे जो 8 पास 12वीं पास हैं, वो उसको डबल बेंच, दे यूज टू कॉल इट डबल बेंच. इवन द नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स एंड मैनी यूट्यूब चैनल्स आर calling them as double bench. DB mean double bench. It is not so. It is division bench. Okay. So whenever an appeal is heard by 2 or more judges, वहाँ अपील का विनिश्चय या अपील विल बी डिसाइडेड ऐसे न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या यदि कोई हो, उनकी राय के अनुसार होगा. दैट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि अगर 2 से ज़्यादा जजों द्वारा सुनी जा रही है तो वो मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो लागू होगा. 2 जजों द्वारा सुनी जा रही है और अलग अलग उनके मत है, तो इट विल बी रेफर टू ए लार्जर बेंच. लार्जर बेंच मे बी 3, 5, 7, 9, 11, 13 जजेस, वाट एवर इट मे बी. जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि एक जो लार्जेस्ट केस था वो 13 या 11 जजेस द्वारा सुना गया था इन सुप्रीम कोर्ट. सो यहाँ पे हम चूँकि अभी अपील के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे डिवीज़न बेंच के द्वारा या लार्जर बेंच के द्वारा कोई अपील अगर सुनी जा रही है, तो वो अपील या वो जो उनके पास हियरिंग के लिए अपील आई है, वो अपील बहुमत के आधार पे डिसाइड होगी. Suppose we consider the bench is constituted from 3 judges. There are 3 judges sitting in the bench. It may be in high court, it may be called full bench, or it may be called a larger bench. तो जहाँ पे ये 3 जजों द्वारा सुनी जा रही है, तो 2-1 का जो फैसला है, एक जज डिसेंटिंग हो सकता है. ही इज़ टोटली एंटाइटल्ड टू पास एंटायरली डिफरेंट जजमेंट फ्रॉम द अदर 2 जजेस. और जो दूसरे 2 जज हैं वो भले उनके निष्कर्ष के कारण अलग अलग हों, लेकिन अगर एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो जो राय है सॉरी वो लागू होगी. तो मेजॉरिटी जजमेंट शैल प्रिवेल वेन एवर देयर इज बेंच कंस्टिट्यूटेड बाय द कोर्ट ऑफ 3 जजेस और मोर, देन द मेजॉरिटी जजमेंट शैल प्रिवेल. और जहाँ 2 जजों का, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग देते हैं, तो मैटर विल बी रेफर टू ए लार्जर बेंच. लार्जर बेंच मतलब जो संख्या में 3, 5, 7 वो वट एवर द वो उनकी संख्या हो. अच्छा, फिर ये इसका सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जहाँ पे ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपील डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने के निर्णय के बारे में सहमत है, वहाँ ऐसी डिक्री की पुष्टि कर दी जाएगी. ये सेक्शन 98 का सब सेक्शन 2 है. Where there is no such majority which concurs the judgment, varying or reserving the decree appealed from, such decree shall be confirmed. जहाँ मेजॉरिटी नहीं है उनकी
3 जज हैं और 2 जज कह रहे हैं कि हम फेवर में हैं और 1 जज कह रहा है कि हम फेवर में नहीं हैं, देन द डिक्री शैल बी कन्फर्म। क्यों कन्फर्म की जाएगी कि देयर इज नो सच मेजॉरिटी विच कंकर्स इन ए जजमेंट। जो सहमति मेजॉरिटी सहमति नहीं रख रही है इस पे सहमति रख रहा है एक डिसेंटिंग जज, तो वहाँ पे ऐसी जो डिक्री है वो कन्फर्म कर दी जाएगी। अच्छा, फिर इसमें प्रोविज़ो दिया गया। प्रोविज़ो हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि सीपीसी या सीआरपीसी या किसी भी दूसरे कोड में या अधिनियम में दिए गए जो प्रोविज़ो हैं वो एक टॉर्च की तरह काम करते हैं, जो बेसिक जो प्रोविज़न जो लॉ में दिया गया है उनको प्रकाशित करने के लिए। प्रोवाइडेड दैट वेयर द बेंच हियरिंग द अपील इज composed of 2 or other even member of the judges belong to a court consisting of more judges than those constituted the bench, and the judges composing the bench differ in opinion on a point of law। पॉइंट ऑफ लॉ पे डिफ़र कर जाते हैं कि ये लॉ का इंटरप्रिटेशन सही है ये नहीं है। दे में स्टेट द पॉइंट ऑफ लॉ अपॉन विच दे डिफ़र, जहाँ पे वो असहमत हैं उस पॉइंट ऑफ लॉ में, तो वो रेफ़र कर सकते हैं अपना डिफरेंस किसको, differ, and the appeal shall then be heard upon the point only by one or more of the judges, and such point shall be decided according to the opinion of majority if any। तो मेजॉरिटी को जो रेफ़र किया जाएगा मेजॉरिटी उसे डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी ऑफ द जजेस हु हैव हर्ड द अपील इंक्लूडिंग दोज हु फर्स्ट हर्ड इट। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताऊं कि जो 2 जजों की बेंच है वो बैठी है और वो दोनों जज रेफ़र कर रहे हैं ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, देन दे मे रेफ़र इट टू, एक्चुअली इसमें एक्चुअल वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, जो इंटरनल या जो गोपनीय कॉन्फिडेंशियल वो होता है, इट विल बी रेफर टू चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। कि हम 2 लोग डीबी में बैठे थे, वी आर नॉट यूनानिमस ऑन द जजमेंट, so kindly refer this question of law in this particular appeal to a larger bench। Then chief justice will constitute a larger bench including 3 judges or 5 judges, whatever the number of judges are concerned, वो कुछ भी हो सकते हैं। He shall constitute the bench and the matter refer to such larger bench। और वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ में जो भी मेजॉरिटी जजमेंट होगा इट विल प्रिवेल, वो लागू होगा। इसमें वो जज भी हो सकते हैं जो 2 डिफ़र किए, जैसे सोनम और साक्षी बैठे उसमें और ये दोनों डिफ़र कर रहे हैं, तो तीसरे जज को अंजलि को बिठा दिया गया कि आप भी मेंबर हो गई, दिस इज़ लार्जर बेंच। तो इसमें से अब दोनों आप लोग डिफ़र कर रहे हैं, जिसके फेवर में अंजलि का फैसला आएगा वो लॉ या वो जो जजमेंट है वो प्रिवेल करेगा। मीनिंग देयर बाय कि मेजॉरिटी ओपिनियन शैल प्रिवेल always in the appeals or in the writ petitions or whatever the question of law or question of fact comes for the decision of high court, so far as the high court is concerned, because there is as I said earlier, there is no provision to sit 2 judges or more in district court। There is no such provisions in the civil procedure code or in the even criminal procedure code or whatever we called it, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता, whatever it may be। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये डिस्ट्रिक्ट जज में नहीं होती, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होती है। अच्छा, फिर यह है कि इसका सब सेक्शन 3 है 98 का, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड और अल्टर अदरवाइज एनी प्रोविजन ऑफ द लेटर्स टू पेटेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट। ये एक वो है लेटर्स पेटेंट, एक एक्ट चलता है, एक रूल्स चलते हैं कि किसी भी उपबंध का परिवर्तन करने वाली या उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। तो इसके अंतर्गत वो ये अपीलें जो हमारी हैं जो लार्जर बेंच को रेफ़र की गई हैं ये उसमें नहीं आती हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, फिर फर्दर वी विल मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 99। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन। So section 99, so far as the section 99 is concerned, कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता इरेगुलरिटी के कारण
जिससे मेरिट्स पे या जुरिडिक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो उल्टी जाएगी, रिवर्स की जाएगी, ना उपांतरित की जाएगी। तो इस बारे में पहले हम CRPC में या इसी CPC में हम कहीं डिस्कस कर चुके हैं कि नो डिक्री या नो ऑर्डर, अगर हम क्रिमिनल की बात करें तो नो ऑर्डर और जजमेंट, और हम सिविल की बात करें तो नो डिक्री, because judgment is irrelevant and so far as the civil procedure code is concerned, judgment is totally irrelevant. What is relevant is decree. और डिक्री के बारे में हमने क्या पढ़ा था, डिक्री शैल फॉलो द जजमेंट। जजमेंट का जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो डिक्री में लिखा जाता है, उसका ऑर्बिटर डिक्टा या उसका रेशियो डिक्री में नहीं लिखा जाता है। ऑर्बिटर डिक्टा और रेशियो के बारे में हमने पहले शायद बात की है इस बारे में, नहीं तो आगे हम फिर करेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑर्बिटर given by the high court, various high courts, or what is the obiter given by the Supreme Court or Honorable Apex Court, and what is ratio, that is called ratio decidendi. What is ratio decidendi in actual terms, in the real sense of the term, and what is obiter? And as I told you earlier, obiter is the opinion of the court to reach to any conclusion, and ratio is the basis of the or the operative portion of the judgment or the writ petition given by any high court or Supreme Court. That is the basic difference between obiter dicta and ratio. So we are not talking here about, we are not discussing that thing. So section 99 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि no decree to be reversed or modified for error or irregularity, कोई गलती उसमें हुई है या कोई इरेगुलरिटी उसमें हुई है, अनियमितता कुछ हुई है या कोई गलती हुई है, लेकिन वो गलती कैसी है, नॉट अफेक्टिंग मेरिट्स और जुरिडिक्शन, जो मेरिट जो है, गुणदोष जो केस के हैं उनको प्रभावित नहीं करती है और वो जुरिडिक्शन को भी प्रभावित नहीं करती है, ना तो वो जुरिडिक्शन के बारे में ना मेरिट्स के बारे में। हाँ, फैक्चुअल कोई हो सकती है या दूसरी कोई हो सकती है, केवल इस आधार पे कोई भी डिक्री रिवर्स नहीं की जाएगी, मॉडिफाइड नहीं की जाएगी for error or irregularity not affecting merits and और jurisdiction। तो गुण दोषों के आधार पे जो गलती नहीं है, जो गलती jurisdiction के आधार पे नहीं है, ऐसी कोई भी डिक्री न तो रिवर्स की जाएगी ना मॉडिफाइड की जाएगी, मतलब उसकी अपील अगर आप करेंगे तो इट विल बी इन वेन, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 99 और इसमें प्रोविजो दिया गया है। इसको हम एक बार डिटेल थोड़ा इसका एनालिसिस कर लें। अगर नो डिक्री शैल बी रिवर्स और सब्सटेंशियली वेरीड नॉर शैल एनी केस बी रिमांडेड इन अपील ऑन अकाउंट ऑफ एनी मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर मतलब गलत पार्टियों को जोड़ा जाना या ना जोड़ा जाना, और पार्टीज और कॉजेस ऑफ एक्शन और एनी एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी, एनी एरर डिफेक्ट और इरेगुलरिटी, गलती भी है उसमें, कुछ त्रुटियां भी हैं उसमें, अनियमितता भी हैं, and any proceeding in the suit not affecting the merits of the case or the jurisdiction of the court, जो केस की गुणवत्ता पे, मेरिट्स पे प्रभाव नहीं डालती और कोर्ट की जुरिडिक्शन पे भी प्रभाव नहीं डालती, उनके बारे में कुछ नहीं किया जाएगा, कोई आदेश उसमें नहीं दिया जाएगा, ना तो रिमांड की जाएगी, ना उसे वेरी किया जाएगा, ना ऑर्डर किया जाएगा, ना अपास्त किया जाएगा। मतलब इस बारे में कोई क्वेश्चन जो अपीलेट कोर्ट है वो नहीं सुनेगा। इसमें प्रोविजो है दैट इज़ इंसर्टेड बाय एन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू नॉन ज्वाइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी। अभी हमने क्या पढ़ा कि मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर पार्टीज, इसमें ये लिख दिया गया प्रोविजो, जैसे मैंने कहा कि एवरी प्रोविजो इज इम्पॉर्टेंट इन CPC और CRPC और वट एवर द एक्ट वी आर रीडिंग, ईच एंड एवरी प्रोविजो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्रोविजो क्या दिया गया, प्रोविजो ये दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ए नॉन ज्वाइंडर ऑफ ए नेसेसरी पार्टी, जो पार्टी उस सूट के लिए आवश्यक थी उसको आपने पार्टी नहीं बनाया है तो फिर वो अपील लाई होगी, कि जैसा मैंने बताया कि ये प्रोविज़न जो है इंसर्ट किया गया बाय अमेंडमेंट आफ्टरवर्ड्स। तो अगर नेसेसरी पार्टी नहीं बनाया है तो ये नॉन ज्वाइंडर की श्रेणी में आएगा और ये नॉन ज्वाइंडर जो है ये अपील या डिक्री को रिवर्स करने के लिए पर्याप्त, कि वो असेंशियल पार्टी था उसे ही नहीं सुना गया और डिक्री पारित की गई, तो इट विल बी फैटल मिस्टेक।
तो नॉन ज्वाइंडर ऑफ असेंशियल पार्टी या नेसेसरी पार्टी जहाँ पे सवाल आता है, तो वहाँ पे फिर ये देखा जाएगा कि अगर नॉन ज्वाइंडर ऑफ एसेंशियल पार्टी है तो उसे हम पार्टी बनाएं या फिर उस डिक्री को रिवर्स या अल्टर या अमेंड करें या रिमांड करें, वाट एवर द केस में बी। Section 99A again inserted by an amendment in the CPC. No order under Section 47 to be reversed or modified unless decision of the case is prejudicially affected without prejudice to the generality of the provisions of Section 99 जो हमने अभी पढ़ा, unless decision of the case is prejudicially affected with मतलब वो अफेक्ट हुआ है without prejudice to general provision, no order under Section 47 shall be reversed or substantially varied on account of any error, defect or irregularity in any proceeding relating to such order unless such error नहीं किया जाएगा, उसको अल्टर या अमेंड या कोई सूट की जाएगी, अनलेस जब तक कि ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई डिफेक्ट, ऐसी कोई अनियमितता हैज़ प्रेजुडिशियली अफेक्टेड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त कोई जजमेंट को पारित करने के लिए कोर्ट को मजबूर करती है। अगर ऐसी स्थिति है तो अमेंड किया जा सकेगा या उसको सुना जा सकेगा, जजमेंट मॉडिफाई किया जा सकेगा। ठीक है, तो इट इज़ सेक्शन 99A। एनी डिफ़िकल्टी और एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बताइए। नो, फाइन। ओके, अपील्स फ्रॉम अपीलेड डिक्रीज, जो मैंने बताया था कि सेकंड अपील जो होती है कि पहली अपील सिविल जज ने, मतलब पहला जो ट्रायल था वो सिविल जज ने किया, उसने कोई जजमेंट पारित किया एंड डिक्री फॉलोज द जजमेंट और उसके आधार पर कोई डिक्री बनी, देन फर्स्ट अपील विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दैट वी विल कॉल डिस्ट्रिक्ट जज और द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट। ओके, what section 100 talks about, it is also inserted by amendment in 1977 1st February. So this second appeals provision has been amended in 1977 with effect of February 1st. Save as otherwise expressly provided in the body of this court or any other law for the timing in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court. Which court is subordinate to the High Court? It is District Court. And District Court, it includes all the judges posted in that particular district. They may be civil judges, they may be additional district judges, they may be civil judges class 1. Whatever their designation is, they are subordinate, directly subordinate to the High Court. So this section, this particular section, section 100 says कि save as otherwise expressly provided in this body of this code or by any other law for the timing in force, an appeal shall lie, अपील होगी, कहाँ होगी? To the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law. It is very important. No appeal shall lie on the substantial question of fact. Second appeal, whenever we talk about second appeal shall lie or it will lie on the grounds of substantial question of law. कि भाई लीगल एरर हुई है, इसमें कोई विधिक त्रुटि हुई है और ये त्रुटि जो है ये बड़ी सब्सटेंशियल है और ये प्रेजुडिशियली ये प्रेजुडिस करती है पूरी ट्रायल को, अफेक्ट करती है पूरी ट्रायल को, देन एन अपील शैल लाई ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एनामोली और लीगल एरर। तो व्हाट दिस सेक्शन सेज बेसिकली कि हाई कोर्ट में जो भी अपील हुई, अपील कहाँ से? अपील पहली अपील नहीं है, ये सेकंड अपील है। पहली अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस को सुन लिया है, इसके बाद में ये सेकंड अपील गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में कोई भी सेकंड अपील
मतलब सिविल जज के कोर्ट से पहली अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो अपील है, फर्स्ट अपील में जो डिक्री पारित की, उसके खिलाफ जो सेकंड अपील जाएगी, वो अपील जाएगी ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, नॉट ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वाई सो? इफ़ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कि कोई बहुत महत्वपूर्ण जो विधिक प्रश्न है या लीगल क्वेश्चन है वो छूट गया है विचार करने से फर्स्ट अपील में, तब हाई कोर्ट इसको सुनेगा, ग्रहण करेगा। जैसे हम अपील करते हैं, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कुछ प्रैक्टिकल अपने अनुभव कि, तो पहले एडमिशन पे लगती है कि एडमिट हो रही है नहीं, कई बार मोशन, पहले मोशन हियरिंग में लगती है, फिर एडमिशन पे लगती है, फिर वो रेगुलर सुनवाई में आती है। मोशन हियरिंग में ही खारिज हो गई कि अपील सुनने लायक नहीं है, दैट्स इट, ख़त्म हो गई केस। उसके बाद एडमिशन पे लगे कि मोशन में आपका आ गया, ठीक है, अपील सुनने मतलब ये जो ग्राउंड है सुनने लायक है, तो फिर वो आप मोशन हियरिंग के बाद एडमिशन के पॉइंट पे बताएंगे कि क्यों ये अपील एडमिट की जाए, इसमें व्हाट इज़ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओवरलुक्ड बाय द फर्स्ट अपील एट कोर्ट। अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं, देन द सेकंड अपील विल बी एडमिटेड, अदरवाइज इट विल बी डिसमिस्ड। तो देयर मस्ट बी ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। And subsection 2 says about an appeal may lie under this section from any appellate decree past ex parte। अगर अपील में भी वो ex parte डिक्री हुई है तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, हमने प्रीवियस सेक्शन में भी देखा। Subsection 3 talks about in an appeal under this section the memorandum of appeal shall precisely state the substantial question of law involved in the appeal। जो मेमोरेंडम बनता है, मैंने शायद आप लोगों के ग्रुप में वो अपील कैसे ड्राफ्ट करते हैं, मैंने कुछ अपीलें या कुछ रिट पिटीशन वगैरह डाली थी, उनके क्या क्या पैरा होते हैं, पैरा पहले में क्या लिखा जाता है, ग्राउंड्स क्या लिखे जाते हैं, रिलीफ क्या मांगा जाता है, ब्रीफ फैक्ट्स क्या केस के होते हैं और किस क्रम में, किस क्रोनोलॉजी में वो लिखे जाते हैं, इस बारे में आपके ग्रुप में शायद डला है, उसको देख लीजिए एक बार, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम उसको कोर्ट को एड्रेस करते हैं, सब्जेक्ट मैटर हम कैसे लिखते हैं, किस ऑर्डर के खिलाफ हम आ रहे हैं वो लिखते हैं, फिर हम जो फैक्ट्स हैं वो ब्रीफ में लिखते हैं, फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ लिखते हैं, उसके बाद हमें जो रिलीफ चाहिए वो लिखते हैं, और उसके बाद में आखिरी में हम कॉस्ट किया उसके बारे में लिखते हैं। ये एक प्रोफार्मा है जो हाई कोर्ट द्वारा लिखा गया है। तो इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन मेमोरेंडम ऑफ अपील बनता है, मेमोरेंडम में वो फैक्ट लिखे जाते हैं जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं। इन एन अपील अंडर दिस सेक्शन द मेमोरेंडम ऑफ अपील शैल प्रिसाइजली स्टेट द सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड इन द अपील। उसमें वो लिखा जाता है कि ये सबस्टेंशियल क्वेश्चन है लॉ का, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था लॉ का जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने इग्नोर कर दिया या एरोनियसली, गलती से या मिस्टेकनली उनसे छूट गया, ये हम इसके खिलाफ आ रहे हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन दिस सेकंड अपील। हम इसके खिलाफ आ रहे हैं, इसके खिलाफ हम अपील में आना चाहते हैं, तो वो मेमोरेंडम ऑफ अपील में वो लिखा रहेगा। ओके, नेक्स्ट सब सेक्शन इसका है वेयर द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, जहाँ उच्च न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि दैट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व इन एनी केस इट शैल फॉर्मुलेट दैट क्वेश्चन। आपका जो मेमोरेंडम गया है अपील के साथ में, उस पर वो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करेगा कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हमको अपनी फाइंडिंग देनी है, एंड दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ शैल बी फॉर्मुलेटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल डिसाइड इट इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है कि द अपील शैल बी हर्ड ऑन द क्वेश्चन सो फॉर्मुलेटेड, जो क्वेश्चन हाई कोर्ट ने बनाया है उस पर वो अपील सुनी जाएगी, एंड द रिस्पोंडेंट जो इसमें प्रतिवादी या जिसे हम कहें कि अब प्रतिप्रार्थी है, रेस्पोंडेंट है इसमें, शैल एट द हियरिंग ऑफ द अपील बी अलाउड टू आर्गू दैट द केस डज नॉट इन्वॉल्व सच क्वेश्चन। उसको रेस्पोंडेंट को ये छूट रहेगी कि वो हाई कोर्ट के सामने ये तथ्य रख सके कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लॉ एट ऑल इन्वॉल्व इन दिस अपील, द अपील इज फ्रिवोलस और द बेसलेस, the respondent has a right to claim this or prove this and argue this before the Honorable High Court. And next subsection, the appeal shall be heard on the questions so formulated and the respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue. Okay. फिर proviso आ गया, provided that nothing in the subsection shall be deemed to take away or abridge the power of the court to hear for reasons to be recorded the appeal
on any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied that the case involves such question. मान लीजिए हाई कोर्ट ने 2 क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाए, लेकिन जब रेस्पोंडेंट अपीयर हुआ तो उसने जो आर्गूमेंट किया उसके बिहाफ पे वादी ने अपीलेंट ने जो कहा कि भाई इसमें एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और भी बनता है, तो ये हाई कोर्ट को प्रिवेंट नहीं करेगा कि नहीं हमने 2 ही बनाए हम 2 पे सुनेंगे, नहीं वो तीसरा फिर बनाएगा और तीसरे पे भी सुनेगा वो। इट इज़ द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट कि वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी सुन सकता है जो क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली उसने फॉर्मुलेट नहीं किया था जब मेमोरेंडम ऑफ अपील उसके सामने आया था इन द सेकंड अपील। इफ सो अगर कोई थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है या फर्दर क्वेश्चन ऑफ लॉ बनते हैं देन हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर देम ऑल द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड डिसाइड देम। ओके, सो ये हुआ। इसके बाद स्टेट अमेंडमेंट कुछ है एंड सेक्शन 100A इसको यहाँ ख़त्म कर लेते हैं। सेक्शन 100A टॉक्स अबाउट नो फर्दर अपील इन सर्टेन केसेस। इस कुछ केस ऐसे हैं जिनमें अपील आगे अपील नहीं होगी, तो वो कौन से हैं, वो केस कौन से हैं? वो केस हैं नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लेटर्स पेटेंट, जो हमने पढ़ा था लेटर्स पेटेंट एक्ट एक है, for any high court or any instrument having the force of law or any other law for the time being in force where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge. Mind it, हाई कोर्ट में 2 बेंच होती है, डी भी होती है, फुल बेंच होती है एंड एस भी होती है। एस बी इज कॉल्ड सिंगल बेंच। सिंगल बेंच में एक जज बैठता है। बाई ए सिंगल जज of a high court no further appeal shall lie from the judgment and decree of such single judge. अपील नहीं होगी। सिंगल जज ने भी अगर कोई फैसला सुना दिया है किसी अपील पर तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी। हाँ, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन जा सकती है, रिट पिटीशन जा सकती है, लेकिन अपील एज सच नहीं होगी क्योंकि हाई कोर्ट ने सेकंड अपील में वो फैसला सुनाया है और सेकंड अपील के खिलाफ कोई अपील नहीं होती। दैट इज़ द लीगल प्रोविजन। एंड सेक्शन 101 इसका अलावा सेकंड अपील और ऑन नो अदर ग्राउंड्स। No second appeal shall lie except on the ground mentioned in section 100. सेक्शन 100 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 100 में हमने ये देखा था कि सेकंड अपील जो होगी वो केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सेक्शन 101 ये बता रहा है कि सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स एक्सेप्ट लीगल ग्राउंड्स और एक्सेप्ट द ग्राउंड ऑफ लॉ नो सेकंड अपील शैल लाई। अगर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ढूंढ पा रहे हैं, देयर विल बी नो सेकंड अपील एट ऑल। एंड सेक्शन 102 नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस। No second appeal shall lie from any decree when the subject matter of the original suit is for recovery of money not exceeding 25,000 rupees। 25,000 रुपये के लिए जो मनी सूट लगाया गया है उसके लिए कोई सेकंड अपील नहीं होगी। वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया है या ओरिजिनल उसमें हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, दैट जजमेंट शैल बिकम फाइनल। 25,000 रुपये तक के लिए जो मनी सूट लगा है उसकी कोई सेकंड अपील नहीं होगी। तो ये पेक्यूनरी जो लिमिट्स है इनको थोड़ा ध्यान में रखिए। सो फार एज द सेकंड अपील इज़ कंसर्न, वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई मेरा 24,900 रुपये का केस था और वो फर्स्ट अपील में खारिज हो गया, तो क्या मैं सेकंड अपील करूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते। अनलेस द अमाउंट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ नो सेकंड अपील शैल लाई। जब 25,000 रुपये होगा सेकंड अपील नहीं होगी, लेकिन 25,001 रुपये हो जाएगा तो सेकंड अपील होगी, सेकंड अपील लाई करेगी। अच्छा, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट। अब हम थोड़ा सा फैक्ट पे आ जाते हैं। अभी तक हम लीगल के बारे में बात कर रहे थे, हम थोड़ा फैक्ट पे आ जाते हैं। इन एनी सेकंड अपील द हाई कोर्ट में if the evidence of the record is sufficient determine any issue necessary for the disposal of the appeal। सेकेंड अपील में हाई कोर्ट जो एविडेंस रिकॉर्ड वो उस पर आई है वो सफिशिएंट है डिटरमाइन करने के लिए कि कोई इशू या कोई वाद प्रश्न जो है वो इस अपील के डिस्पोजल के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जो एविडेंस उसके सामने आई है उसके आधार पर वो निष्कर्ष पे पहुंचता है कि कोई इशू उसके अपील के डिस्पोजल के ज़रूरी है, देन which has not been determined by the lower appellate court or both
by the court of first instance and the lower appellate court. सिविल जज के द्वारा भी वो डिटरमाइन नहीं किया गया, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडीजे कोर्ट, उसके द्वारा भी डिटरमाइन नहीं किया गया, तो वो ऐसा इशू बना सकेगा. और which has been wrongly determined by such court or courts by the reason of a decision on such question of law is referred to section 100. सेक्शन 100 में जो हमने लॉ की बात की थी उस बारे में अगर कोई क्वेश्चन जो है वो गलत रूप से निर्णित कर दिया गया है तो उस पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वो बना सकेगा और डिसाइड कर सकेगा, क्योंकि इसमें लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है. पहले वाले में ये है कि वो जो फैक्चुअल जो डिसीजन था या फैक्चुअल जो पॉइंट था वो सुना ही नहीं गया, निर्णित ही नहीं किया गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन के कोर्ट द्वारा, जो सिविल जज का कोर्ट है, या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट द्वारा. तो ऐसी स्थिति में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट, ये 103 के अमेंडमेंट द्वारा इन्हें दी गई. तो नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे वो होगा अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स. और ये मैं देख लूँ कितना बड़ा है, तो ये थोड़ा सा है अभी. अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, तो कौन से ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ अपील होगी? जैसे मैंने बीच में कभी डिस्कशन में बताया था कि एक तो वो होते हैं कि एन अपील शैल लाई फ्रॉम फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड, और वही एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फ्रॉम नो अदर ऑर्डर्स. एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A जो CPC का है. An order under section 91 or section 92 refusing leave to institute a suit in the nature referred to in subsection section 91 or 92 as the case may be. An order under section 95 इस बारे में दिया गया है. और no appeal shall lie from any order passed in appeal under this section. अपील में अगर कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया गया तो उसके खिलाफ अपील नहीं होगी. तो ये अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स सेक्शन 104 हम इसको ऑनवर्ड सब पढ़ेंगे. सो फार एज द सेक्शन 103 इज कंसर्न, इज देयर एनी डाउट और शैल वी कंक्लूड दिस क्लास एंड वी विल टेक द अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 104 इन द इवनिंग. एनी डाउट? नो? हाँ सुना, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है.